हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग जो है देखे थे सरल रेखा में गति, जहाँ हम लोग पहुँचे थे जो है औसत चाल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल हम आपको बताए थे बच्चों कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी से हम लोग इसका फार्मूला याद करेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है आप याद रखेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी जितना दूरी कोई वस्तु तय किया रहेगा और उन दूरियों को तय करने में जितना समय लगा रहेगा, सबके जोड़ को लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 3 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपसे अगर पूछता है कि इसका औसत चाल बताइए, तो औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी। तो यानी दूरी जो होगा, ये समय है, मान लो बच्चों ये समय है, ये दूरी है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है कुल और इसका औसत चाल बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसी फार्मूले में रख देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी का मतलब क्या है? सब जोड़ लेंगे जितना दूरी तय किया है, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, यानी 4 + 5 बटे समय कितना लगा है, कुल समय भी जोड़ लेंगे, 2 और 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से औसत चाल 5 4 9 और 3 2 5 लगभग कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 1.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो है घंटे में दिया है इस, और ये किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। तो 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से आप निकाल लेंगे औसत चाल क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब यहाँ पर बच्चों जो है दो कंडीशन आती है, जो है कि जब जो है दूरी निश्चित हो, दूरी दिया गया हो और उन दूरियों को अलग अलग चाल से समय चाल से तय कर रही है, कभी कभी जो है समय दे दिया रहता है। तो देखिए ऐसे जो है सवालों को कैसे हम लोग लगाएंगे, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फार्मूला यही रहेगा। ठीक है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक कोई वस्तु दूरी तय करती है, और ये दूरी फिक्स है कि ये दूरी जो है मान लीजिए कैपिटल डी है। ठीक है। अब कोई वस्तु जो है किसी चाल से जो है, मान लीजिए V1 चाल से, ठीक है, V1 चाल से, यहाँ से V1 चाल से जो है x दूरी तय करती है, x1 दूरी तय करती है, यहाँ पहुँच गई। फिर बाकी जो बची दूरी, ठीक है, वो बाकी बची दूरी मान लीजिए x2 है, इसको V2 चाल से तय कर दी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर आपसे पूछता है औसत चाल बताइए, तो इस तरीके से कुल दूरी बटे कुल समय जो है निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले समय निकालेंगे। तो पहले समय कैसे निकालेंगे देख लीजिए। समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, इसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले जो है ए से, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु मान लेते हैं ओ है, ए से ओ तक जो है x1 दूरी है, ओ से ए तक जो है x1 दूरी है, और यह V1 चाल से है। तो x1 दूरी जो है V1 चाल से तय करती है। तो समय मान लीजिए कि ये समय T1 है, ये समय T1 है, T1 में x बटे V1। ठीक है ना, ये हो जाएगा x1 बटे V1। उसी प्रकार से ये दूरी x2 दूरी जो है, यहाँ से O से B तक की जो दूरी है, ठीक है, O से B तक की जो दूरी है वो x2 है। तो इसमें मान लो कि x2 दूरी तय करने में, ठीक है ना, x2 दूरी तय करने में, x2 दूरी तय करने में समय समय मान लो T2 है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी x2 हो गया बटे चाल V2। तो ये हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना, यही होता है। क्योंकि बच्चों हमको समय ज्ञात नहीं था इसमें, इसलिए हमको जो है समय यहाँ पर निकालना होगा।
तो इसीलिए हमने यहाँ T1 और T2 का मान निकाला। T1 T2 दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल दूरी हमको पता है x1 और x2, तो कुल दूरी x1 प्लस x2 हो गया बटे कुल समय। कुल समय क्या हो जाएगा T1 और T2, यहाँ पर लिख दीजिए T1 और T2। तो अच्छा, T1 और T2 का मान तो पता नहीं है आपको, तो T1 और T2 का जो वैल्यू आप निकाले हैं वही रख दीजिए। यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ x1 प्लस x2 बटे, अच्छा T1 के स्थान पे देखिए यहाँ से T1 बराबर क्या है x1 बटे V1 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो x1 बटे V1 प्लस यहाँ T2 के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों, T2 के स्थान पे यहाँ से x2 बटे V2, यहाँ पर रख देंगे x2 बटे V2, ठीक है ना बच्चों। तो एवरेज स्पीड इस फार्मूले से निकल जाएगी, ठीक है ना। अब अच्छा, x1 और x2 दोनों की दूरियों को जोड़ने पर हमें यहाँ से a से b तक की दूरी मिल जाती है। अगर दूरी ये दिया है a से b तक, तो आप x1 प्लस x2 बराबर कैपिटल D भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उतना वैल्यू रख देना। तो जब समय ना दिया गया हो बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। और दूसरी स्थिति देखिए, ये तो पहली स्थिति थी जिसमें जो है अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय करती है, ठीक है ना। अलग अलग दूरी देखिए, x1 दूरी और x2 दूरी अलग अलग दूरी है, और चाल क्या है v1 और v2 अलग अलग चाल है, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति है जिसमें जो है समय नहीं दिया रहेगा, अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय करेगी, तब हम जो है औसत चाल इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि x1 x2 के बराबर हो जाए तब क्या होगा इस स्थिति में, अगर x1 x2 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब बिंदु O मध्य बिंदु हो जाएगा। इस स्थिति में एक कंडीशन बनती है, x1 के स्थान पे x2 रख देंगे, अगर यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा तब एवरेज स्पीड, ये बन जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 दोनों बराबर हैं, तो x1 और x2 के स्थान पे x रख दिया जाए, ठीक है ना बच्चों। दोनों बराबर अगर हैं, इसको मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, देखिए अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ लिख दें, यदि x1 बराबर x2 बराबर x, इतना मान लें, इतना मात्रक मान लें बच्चों, ठीक है ना। तो अगर इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ हो जाएगा एवरेज स्पीड जो होगी, ये एवरेज स्पीड जो होगी, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगी, x प्लस x, क्योंकि x1 और x2 दोनों बराबर x के हैं, बटे यहाँ भी x बटे V1 प्लस यहाँ भी x बटे V2, क्योंकि चाल अलग अलग है। अब देखिए इस स्थिति में क्या बन जाएगा हमारा एवरेज स्पीड 2x बटे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे V1 प्लस 1 बटे V2, ये चीज़ बचेगा, तो x से x कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 2 बटे, यहाँ हो जाएगा 1 बटे V1 प्लस 1 बटे V2। इसको अच्छा बच्चों हम लोग हल करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 बटे V1 V2, यही होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 V2 ऊपर चला जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है ना, V एवरेज। तो V एवरेज ये आ जाएगा बच्चों 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, ठीक है ना। ये स्थिति आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन में बच्चों यही स्थिति ज़्यादा पूछता है, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, देखिए अगर दो स्थानों के बीच की दूरी जो है, ठीक है, दो स्थान है, इसके मध्य बिंदु से अगर लिया जा रहा है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो है ये मध्य बिंदु मान लिया जाए A और B, दो स्थानों में जो है के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, अगर कोई वस्तु अलग अलग चाल से तय करती है तो उसका औसत चाल जो है इस फार्मूले से हम लोग निकाल देते हैं, यानी उन दोनों का चालों का गुणनफल का 2 गुना बटे उन दोनों के चालों का योगफल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्थिति में, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, हाँ, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, गुणनफल बटे चालों का योगफल, चालों का योगफल, ठीक है ना, गुणे 2, ठीक है ना। इस स्थिति में जो है गुणे 2 हो जाता है, ठीक है ना, जब मध्य बिंदु पर हो। कहने का मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी के मध्य बिंदु जो है आधी आधी दूरी, कहने का मतलब आधी आधी दूरी जो है अलग अलग चाल से तय करती है कोई वस्तु, तब इस स्थिति में औसत चाल ऐसे निकालते हैं। ये फार्मूला बच्चों याद रखेंगे, अदरवाइज आप उसी से लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसकी अगली स्थिति देखते हैं बच्चों हम लोग।
अभी तो बच्चों इस स्थिति में हमने देखा कि जो है समय नहीं दिया था, चाल दिया था अलग अलग। अभी क्या होगा, समय दिया रहेगा और चाल नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। दूरी दिया रहेगा लेकिन चाल नहीं दिया रहेगा। तो इस स्थिति में कैसे, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, समय दिया रहे जब समय दिया रहे, दूसरी स्थिति है, समय दिया रहे किंतु चाल न दिया रहे, चाल न दिया रहे। इस स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए दो स्थानों के बीच की दूरी है, ये दो स्थान है ए और बी, ठीक है ना। अब यहाँ जो है कोई वस्तु D1 दूरी है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक D2 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक D3 दूरी, इसी प्रकार और दूरियां बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसका नाम रख देंगे OMN, मान लीजिए रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है चाल नहीं दिया रहेगा, समय दिया है, यानी D1 दूरी T1 समय में ये कहेगा। इस स्थिति मान लीजिए T1 समय हो गया, यहाँ T2 समय, यहाँ T3 समय, इसी प्रकार T4 डॉट 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 जहाँ तक दिया रहेगा वहां तक, ठीक है। तो तभी हमें जो है औसत चाल पूछेगा तो उसी सूत्र से हम लोग लगाएंगे, लेकिन चाल निकालना पड़ेगा। तो पहले जो है D1 दूरी किस चाल से चली है, फिर D2 दूरी किस चाल से चली है, फिर D3 दूरी किस चाल से चली है, उसको लोग हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे, माना D1 दूरी V1 चाल से, D1 दूरी V1 चाल से, और D2 दूरी V2 चाल से। इसी प्रकार बच्चों D3 दूरी V3 चाल से चलती है, V3 चाल से चलती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेंगे तो चलती इसी प्रकार जो है जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी चाल का नाम रखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बच्चों V1 चाल से, तो चाल बराबर आप जानते हैं, ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय होता है तो दूरी क्या है, D1 है पहले चाल के लिए, तो दूरी D1 है, समय क्या है, T1 है, ठीक है। इसी प्रकार D2 दूरी के लिए चाल V2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बटे समय T2। ये समय दिया नहीं बच्चों, हम लोग मान रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार D3 दूरी के लिए चाल V3 है, तो ये हो जाएगा D3 बटे T3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमको चाल पता हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, देखो डी, क्योंकि कुल दूरी हमको चाहिए इस फार्मूले में, औसत चाल निकालने के लिए दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से निकाल लेंगे। तो D1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, D1 बराबर V1 T1। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, D2 बराबर V2 गुणे T2, V2 गुणे T2, यहाँ ये हो जाएगा। इसी प्रकार D3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, V3 T3, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब इसी को ले जा करके हम लोग वहां रख देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो औसत औसत चाल आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से जो है देखेंगे, यहाँ से अगर इस फार्मूले में हम रखें औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारे पास क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3, यही दूरी है, बटे कुल समय क्या है, समय दिया है T1 T2 T3, तो यहाँ पर रख दीजिए T1 T2 T3, ठीक है ना, T1 T2 T3, ये हो गया। अब D1 D2 D3 के स्थान पे हम लोग जो है बच्चों, ठीक है, V1 T1 रख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर रख दीजिए। तो D1 D2 D3 के स्थान पे जो है, ठीक है, रख देंगे। तो रखिए, इसी में रखेंगे बच्चों। अच्छा इधर का मिटा दें बच्चों थोड़ा सा, देखिए इस स्थिति में देखेंगे, यहाँ D1 के स्थान पे V1 T1 रख दीजिए, प्लस यहाँ पर D2 के स्थान पे V2 T2, और D3 के स्थान पे V3 T3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3, ये आ गया बच्चों। ये हो गया एवरेज फार्मूला, ठीक है ना, एवरेज चाल, ठीक है। इसको एवरेज लिख दीजिए, या फिर यहाँ जो है ऊपर बार लगा देते हैं तो एवरेज हो जाता है। तो इस फार्मूले से लगा लेंगे, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो ये स्थिति आपको दोनों समझ में आ गई होगी कि जब जो है चाल दिया हो, चाल ना दिया हो, ठीक है ना, जब चाल ना दिया हो, दूरी दिया हो, T1 दिया हो, इस तरीके से हम लोग जो है निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। औसत चाल निकाल लेंगे बच्चों इस तरीके से। अब आइए कुछ सवाल इस पर हल करते हैं हम लोग, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है।
कुछ सवाल हल करते हैं हम लोग। चलिए, जैसे एक सवाल है बच्चों, देखेंगे एक व्यक्ति 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में, ठीक है ना। एक सवाल है, क्वेश्चन लिख देते हैं। एक व्यक्ति ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देखिए सवाल जो है, एक व्यक्ति 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा इसके आगे की दूरी 20 मीटर है को 3 सेकंड में तय करती है। ठीक है, व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दूं, तो एक व्यक्ति जो है 20 मीटर की दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है 20 मीटर की दूरी है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी है, वो जो है 5 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ 20 मीटर की दूरी है, फिर इसके आगे भी 20 मीटर की दूरी है, इसके आगे भी 20 मीटर की दूरी है को 3 सेकंड में। कितने? 3 सेकंड में, 3 सेकंड में। ठीक है ना बच्चों, 3 सेकंड में तय करती है। तो व्यक्ति की औसत चाल बनाइए। तो आप जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से आप जानते हैं औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, कुल समय। ठीक है ना, सीधा सीधा इसे में रख दीजिए। कुल दूरी कितनी है? 20 20 40, 20 प्लस 20 बटे समय कितना हो गया? 5 प्लस 3। ठीक है ना, 5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 40 बटे 5 3 8, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। चलिए, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है, एक तैराक 60 मीटर लंबे ताल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आने में 1 मिनट का समय लेता है, तो उसकी औसत चाल व औसत वेग बताइए। जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक वह गया, और कह रहा है कि ये लंबा ताल जो है 60 मीटर का है। ठीक है, ए से बी तक गया 60 मीटर की दूरी तय करके, और फिर जो है इसी मार्ग से वापस भी आ गया। ठीक है ना, 60 मीटर गया और फिर 60 मीटर वापस आ गया, लेकिन समय जाने आने में कुल कितना लग रहा है? 1 मिनट। ठीक है ना, जाने आने में समय कितना लग रहा है? कुल 1 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल बताइए। तो आप जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखो, ए से बी तक गया, 60 मीटर गया, फिर 60 मीटर वापस आया। ठीक है ना, इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो गई? 60 मीटर जाने में, फिर 60 मीटर आने में, तो कुल दूरी इतनी हो गई। और कह रहा है कि वापस जाकर वापस आने में कुल 1 मिनट का समय लगता है, यानी टोटल समय कितना लग रहा है? 1 मिनट का। ठीक है ना, ये मीटर में है, तो कितना हो जाएगा? 60 60 120 मीटर बटे 1 मिनट। ठीक है ना, 1 मिनट, 1 मिनट को आप सेकंड में बदल दो बच्चों। 1 मिनट को जब सेकंड में बदलोगे तो ये 60 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 सेकंड। ठीक है ना, अब इसको भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड इसकी औसत चाल हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि औसत वेग बताइए। तो औसत वेग आप जानते हैं बच्चों, औसत वेग, वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है ना, तो ये बच्चों होता है। अब विस्थापन देख लीजिए आप, ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि जहां से चला था वहीं पर पुनः आ गया। तो आपने अगर देखा होगा मेरे वीडियो, तो उसमें पता होगा आपको कि विस्थापन क्या होता है, कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब प्रारंभिक बिंदु ही भी ए है जहां से चला था, और फिर यहीं पर आ भी गया लौट करके, तो अंतिम बिंदु भी ये है, यानी ए पर ही है। अब ए पर ही, ए पर से चला था, ए पर ही आ गया, यानी इसके बीच की, ए और ए के बीच की दूरी कुछ नहीं है, यानी 0 है। तो कुल विस्थापन अगर 0 है, तो 0 में चाहे जिससे भाग देंगे बच्चों, वह क्या आ जाएगा? 0, यानी ये जो है औसत वेग इसका क्या हो जाएगा? 0। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल। ठीक है ना, अगली हेडिंग देखेंगे।
अगली हेडिंग देखेंगे बच्चों, ताक्षणिक वेग क्या होता है और ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक ताक्षणिक व ताक्षणिक चाल। ठीक है ना बच्चों। तो ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर अगर हम लोग वेग निकाले तो उसको ताक्षणिक वेग, और किसी क्षण विशेष पर अगर हम लोग चाल निकाले तो उसी को क्या बोलते हैं? ताक्षणिक चाल। ठीक है, तो परिभाषा लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की, वस्तु की चाल उसकी ताक्षणिक, उसकी ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल तथा उसका वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग। ठीक है ना बच्चों। तो किसी क्षण विशेष पर अगर हम वस्तु की चाल निकालेंगे तो उस चाल को क्या बोलते हैं? ताक्षणिक चाल, और उसका वेग जो होगा किसी क्षण विशेष पर, उसके वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे परिभाषित करते हैं गणितीय रूप में। ठीक है, इसको गणितीय रूप में बच्चों इस तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं। अगर क्षण t जो है बहुत छोटा है, जीरो की तरफ अग्रसर है, तो इसको जो है लिमिट्स लगा करके हम लोग परिभाषित करते हैं, लिमिट टेंडिंग टू जीरो। गणित वाले जो विद्यार्थी होंगे बच्चों ये जरूर जानते होंगे। ठीक है ना, ये लिमिट डेल टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा डेल भी, सॉरी चाल निकाल रहा है, चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे डेल टी, दूरी बटे समय। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये हो गया आपका ताक्षणिक वेग। ये क्या हो गया? ताक्षणिक वेग या तत्कालिक वेग भी कहते हैं इसको ना। ताक्षणिक या तत्कालिक दोनों का मतलब एक होता है बच्चों। ये हो गया तत्कालिक। ठीक है ना। अच्छा, ये चाल है, क्या है? चाल है, क्योंकि दूरी लिए है तो चाल है। ठीक है ना, ये चाल है, स्पीड कह सकते हैं। वी एस से अगर इसको हम परिभाषित करें तो वी एस स्पीड हो गया। और अगर ताक्षणिक वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टेंडिंग टू जीरो, यहाँ हो जाएगा डेल एक्स बटे डेल टी। ठीक है ना। जहाँ डेल एक्स क्या है? विस्थापन है। यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जहाँ डेल एक्स बराबर विस्थापन, और यहाँ डेल एस क्या है? डेल एस ये दूरी है। क्या है बच्चों? डेल एस क्या है? दूरी है। ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, डेल एस और डेल एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा में से कम को घटाया गया है। यानी डेल एक्स अगर इस तरीके से व्यक्त करें, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर एक्स वन ज़्यादा होगा तो एक्स वन माइनस एक्स टू करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ डेल एस का मतलब क्या होता है? यहाँ डेल एस का मतलब होता है एस टू माइनस एस वन। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सवाल लगाते वक्त हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ये ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल आपको समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग के बाद अगली हेडिंग जो है औसत त्वरण व तत्कालिक या ताक्षणिक त्वरण है। तो चलो देखते हैं औसत त्वरण व तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तो आप जानते हैं औसत त्वरण क्या होता है? किसी क्षण समय अंतराल में जो है, या फिर परिभाषा लिखना चाहे तो किसी समय अंतराल में इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे औसत त्वरण कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है औसत त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एवरेज लिख दीजिए, चाहे ए के ऊपर बार लगा दीजिए तब भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए औसत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, इसी को क्या बोलते हैं, औसत त्वरण। ठीक है। अगर जो है किसी क्षण विशेष पर अगर बात किया जाए तो वही त्वरण क्या कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण। जैसे मान लीजिए कि t1 समय पर v1 हो, t2 समय पर v2 है किसी वस्तु का चाल, ठीक है ना। अब ताक्षणिक त्वरण की हम बात कर रहे हैं बच्चों। अगर माना t1 समय पर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, t1 समय पर किसी वस्तु का वेग v1 तथा t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है। ठीक है ना। मान लीजिए v1 का मान v2 का मान v1 से अधिक है, यानी t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है और t1 समय पर v1 है। तो इसका जो है ताक्षणिक त्वरण जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ताक्षणिक त्वरण, ए इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको, ए इंस्टेंटेनियस, इस तरीके से बच्चों लिख लेंगे, ए इंस्टेंटेनियस, या ये ताक्षणिक लिख दीजिए, आपको लिखने में दिक्कत हो तो यहाँ से इस तरीके से ये ताक्षणिक तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। ठीक है ना। इसी को आप लिख सकते हो यहाँ लिमिट लगा के जब लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ताक्षणिक त्वरण निकाल रहे हैं, ये तो आपका यही औसत त्वरण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखेंगे इसको गणितीय रूप में, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। इसी को आप लिख सकते हो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ हो जाएगा आपका डेल v बटे डेल टी। ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे ताक्षणिक। जब लिमिट लगा देंगे तो बच्चों, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ताक्षणिक त्वरण। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से आपको पता चल गया कि ताक्षणिक त्वरण क्या होता है और ताक्षणिक वेग क्या होता है, ताक्षणिक त्वरण क्या होता है, चाल क्या होता है, सब बता दिया गया बच्चों। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले दिन मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। तो बहुत गर्मी है, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो आप भी इसको पसंद करें और लोगों तक भेजें। ठीक है ना बच्चों। तो अगले दिन मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।